सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी सभी तक? जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। अभी जैसे कल मैंने शाम को भेजा था ना मैसेज में, 9 पौने 10 बजे के लगभग में। ये एक्चुअली रात का, अब आप लोग भी जितने लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं या तो क्लिनिक में या कहीं विजिट में, तो आपको पता होगा कि एक्चुअली यार वापस आने का टाइम एग्जैक्ट पता नहीं होता है। मेरा लास्ट टाइमिंग है 8:30 बजे तक, मतलब 8:30 बजे तक मेरे को घर पहुंच जाना है। लेकिन कभी 9:30 बज जाते हैं, कभी कभी 8:30 बजे पहुंच भी जाता हूँ। अभी मैसेज में किसी ने लिखा भी था, शायद जितेंद्र जी ने लिखा था कि शायद सर सो गए होंगे। तो कई बार ऐसा भी होता है, हाँ जल्दी पहुंच जाता हूँ तो सो जाता हूँ। अभी मैं जस्ट, हाँ लेकिन अगर जल्दी पहुंच गया तो जल्दी सो जाता हूँ। तो अब अभी समझ लो कि अभी पहुंचा हूँ मैं। अब पहुंचते ही जैसे मैंने ग्रुप में डाला कि चलो ज्वाइन करते हैं। अभी चलो हम लोग 4-5 लोग ज्वाइन भी हो गए। तो चलिए अब इधर उधर व्यर्थ ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। अभी जैसे सवेरे हमने ऑस्टियो आर्थराइटिस के ऊपर बात करी थी, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर भी, और उसके अगर प्रभाव बढ़ जाए तो वो गाउट भी हो सकता है। जैसे आपने वो भेजा भी था वीडियो, तो वो सही में जैसा कंडीशन है, हाथ उठा के दिखा रहे हैं, वो मतलब 30% भी नहीं उठ रहा है। दैट मीन्स हाँ ये गाउट की प्रॉब्लम है। और वैसे सुनिए ना, जब जब हम्म। हाँ हाँ नहीं देखिए एक चीज है। गुरुजी ने, हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि गुरुजी ने एक चीज बताया था कि इधर ये हाथ पे यहाँ पे दबाएंगे तो इधर ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा, एक्स्ट्रा ब्लड का सर्कुलेशन उधर स्प्लीन की तरफ जाएगा, या म्यूकस की तरफ जाएगा, या लेफ्ट ओवरी की तरफ जाएगा। इतना तो हम लोग मान के चलते हैं। लेकिन ये भी चीज है कि सही में कितने प्रेशर से कितना काम हो रहा है, इसके ऊपर डीपली अभी तक बहुत कुछ ज्यादा स्टडी तो नहीं हुआ है। तो एक चीज जैसे आपने जब वीडियो भेजा था, तो सही बात है। गुरुजी ने एक चीज कहा था कि जब यहाँ पे प्रेस करते हैं तो इधर का ब्लड सर्कुलेशन रुकता है तो उधर जाता है, लेकिन उसमें पोजीशन का भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम किसी को लेफ्ट ओपरी दे रहे हैं तो दाहिने हाथ को ऊपर रखना है ऐसा कि अंगूठा जो है सिर के बीच में आ जाए। अब नहीं आ पा रहा है, कुछ दिक्कत है, तो ठीक है, नो डाउट। जैसे हम लोग म्यूकस देते हैं वैसे हाथ नीचे रखवा करके दे सकते हैं लेफ्ट ओवरी। बट हाँ, वो जो पोजीशन के हिसाब से जो लेफ्ट ओवरी दे रहे हैं, जितना कारगर रहेगा ये उतना कारगर तो नहीं रहेगा। ये बात तो है। लेकिन अभी सुनिए, एक काम करिए। ये जब आपने वीडियो भेजा था, पहला वीडियो जब आया ना, उसके नीचे आपने लिख के भी भेजा था कि इनको मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन 10-11% आराम है, उसके आगे बढ़ नहीं रहा है, आगे क्या करना चाहिए। फिर सेकंड वाला जो आपने वीडियो भेजा, जिसमें वो हाथ उठा के दिखा रहे हैं, तो उसमें मैंने देखा कि हाँ हाथ की, वो राइट हैंड उठा रहे थे। और मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना कर भी, मेरा अभी वो वीडियो गुरी ऐप चल नहीं रहा है। आज मैं उसको देखता हूँ रिपेयर करके, उसके बाद ही मैं सोऊंगा। सुबह उसके ऊपर वीडियो बना के, वो जो दोनों अनिल जी ने वीडियो भेजा है वो डाल के आप देखना, उसमें वो हाथ उठा रहे हैं ना राइट हैंड, तो आप देखना 30% भी नहीं उठ रहा है।
और सिर्फ ऐसा कंधे का प्रॉब्लम नहीं, हर जॉइंट में हो गया है। तो ये मैंने कल या परसों, हाँ ये कल, हाँ तो ये कल के सेशन में ही मैंने बताया था ना कि जैसे देखो, अगर सिर्फ घुटने में प्रॉब्लम है तो क्या हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। अब घुटने में भी है, एड़ी में भी है, या कहीं नहीं है, कंधे में है, या और कहीं नहीं है, एल्बो में है, या और कहीं नहीं है, कलाई में है, उंगली में है, तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। एक जगह भी हो सकता है, एक से ज्यादा जगह भी हो सकता है, लेकिन सब जगह हो गया, हर जॉइंट पे। पैर का उंगली भी साला हिल नहीं रहा है, टेढ़ा हो गया है, घुटना ऐसा टेढ़ा हो रहा है, रीढ़ का हड्डी है, पता ही नहीं चल रहा है कि स्कोलियोसिस है कि लॉर्डोसिस हो गया है, कंधा एक आगे पीछे हो गया है। तो मतलब हर जॉइंट में डिफॉर्मिटी आने लग रही है, हर जॉइंट में प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो एक लक्षण है गाउट का। तो अभी जब अनिल जी ने ये वीडियो मेरे को भेजा था, तो मेरे को लगा कि उसी समय मैं इनको एक, मेरे को चीज़ पूछना था, मैं सोच रहा था कि इनको लिख के भेजूँ या बोल के भेजूँ, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, इसके लिए यार शाम को बात करते हैं, और इसी के लिए स्पेशली हमने शाम का ये 9 बजे का सेशन रखा था। अब 9 बजे से 10 बजे हुआ, 10:30 बजे हुआ। चलो फिर भी आप लोग जगह हुए हो इतने रात तक, ये बहुत अच्छी बात है। रात का ऐसा ही रहेगा, अब कोशिश करेंगे, कभी 9 बजे भी हो सकता है, 9:30 बजे भी हो, हार्डली 10:30 बजे तक। कुछ लोग अगर जगह रहेंगे तो साथ में बने रहना, बीच बीच में चेक करते रहना। हाँ 10:30 से ज़्यादा हो गया तो फिर ये नहीं है कि मैं ज्वाइन करूँगा कि नहीं। तो खैर ये सब बातें छोड़ो, अभी जो पूछना था उस समय मैंने इसलिए नहीं पूछा कि शाम के क्लास में पूछेंगे। सबसे पहला तो एक काम करना है कि नॉर्मली जिनको भी गाउट या रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, तो नॉर्मली उनका दोनों जो फोर्थ फिंगर है, लेफ्ट और राइट फोर्थ फिंगर चेक करते हैं ना, तो दोनों फोर्थ फिंगर में पेन बराबर आता है। यही सबसे बड़का सिम्टम्स है। हाँ अभी मैं बता रहा हूँ, मतलब मान लो नहीं भी सूजी रहती तो ठीक है, चेक करेंगे तो दोनों में बराबर आएगा। अभी भी मान लो सूजी हुई है, टच करो, क्लॉकवाइज करने की और वो रब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टच करो, हल्का सा प्रेस करो, और पूछो कि दर्द किस में हो रहा है, तो दोनों में बराबर हो रहा है। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउट की सबसे पहली पहचान ये है कि दोनों फोर्थ फिंगर का पेन जो है, दर्द जो है वो सेम रहेगा। अब उसके बाद एक चीज आता है कि बाकी ट्रीटमेंट तो सेम है, लेकिन इसमें हमें एक कैल्शियम ट्रीटमेंट ऐड करना पड़ता है। ये दीपांजन जी का बनाया हुआ ट्रीटमेंट है, फॉर्मूला है। वो है एक कैल्शियम कैल्शियम एसिडिक, और एक है कैल्शियम एल्कलाइन। दोनों ही कैल्शियम के लिए है, लेकिन एक एसिडिक है और एल्कलाइन है एक। तो उसके लिए सबसे पहले, हेलो, हाँ पहले पूरी बात सुन लीजिए। प्रभु जल्दीबाजी बहुत रहती है आपको, सुबह 6 बजे भी जल्दीबाजी रहती है कि योगा में जाना है, रात को 10:30 बजे भी जल्दीबाजी है। तो पहले पहले लीवर जीरो म्यूकोस जीरो उनका चेक करना है, फोर्थ फिंगर के चक्कर में नहीं जाना है। देखो, घुटने का दर्द है तो ठीक है, चेक करेंगे। जब कलाई में दर्द है, या कंधे में दर्द है, या स्टिफनेस है, ये उठाने में दिक्कत है, मूवमेंट में दिक्कत है, तो ये तो पक्का है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है। रूमेटाइड आर्थराइटिस हो सकता है, फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, सर्वाइकल गर्दन में है तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, कमर में है तो लंबर लॉर्डोसिस हो सकता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, लेकिन वैसे जगह पे हमें सबसे पहले फोर्थ फिंगर पे ना जाके हमें लीवर जीरो म्यूकोस जीरो को चेक करना चाहिए। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहला, अनिल जी आप पेन पेपर है तो नोट डाउन भी कर लो। हम्म, सबसे पहला काम है, फोर मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रामन। अब अभी ये जो रामन है ये 4 बार करवाना है। अभी इसमें बात आता है, अगर लीवर जीरो में दर्द है तो वो मुंह गोल करके ठंडी हवा छोड़ना है।
और अगर म्यूकस जीरो में दर्द है तो हा करके गर्म हवा छोड़ना है। ठीक है, मतलब खींचेंगे तो नाक से, लेकिन जब मुंह से छोड़ेंगे तो ठंडी हवा छोड़ेंगे या गर्म हवा छोड़ेंगे, इसको लीवर जीरो म्यूकस जीरो चेक करके उसके हिसाब से करेंगे। उसके बाद उनको खुद से करने के लिए बोलेंगे 10 बार मुखाधौती। अभी रमन में क्या कर रहे थे हम लोग, शोल्डर प्लेस, तो शोल्डर को दबा करके उसके बाद बोल रहे थे सांस लीजिए और मुंह से सांस छोड़िए। अब मुखाधोती में क्या है, वो खुद से सांस लेंगे और खुद से छोड़ेंगे, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा, नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ना है। अब मुंह से कैसे छोड़ना है, अगर लीवर जीरो है तो हु करके छोड़ना है, और अगर म्यूकस जीरो है तो हा करके छोड़ना है। मतलब एक ठंडी हवा एक गर्म हवा। तो सेकंड हो गया 10 बार मुखा धोते, लेकिन गिनती रखिएगा, 10 से ज्यादा मत करवाइएगा। कोई अगर मतलब मान लो दुबला पतला इंसान है, मतलब अंडर वेट है, तो अगर 12-15 बार करा देंगे तो हो सकता है चक्कर भी आ जाएगा। तो खास करके गिनती रखिएगा, 10 बार ही करवाना है। ठीक है? उसके बाद उनको उनको आराम से लेटाना है। लेटा के सभी उंगलियों में 22 फिंगर देना है और 6 NNS देना है। 22 फिंगर, 6 NNS। उसके बाद 1.5 मिनट के गैप करके नॉर्मल अजय नॉर्मल ट्रीटमेंट देना है। ऐसा 4 दिन देना है। ये 4 दिन देने के दौरान आपको 4 दिन में चेक करना है कि अगर लीवर जीरो में दर्द है तो कैल्शियम अल्कलाइन देना है, अगर म्यूकस जीरो में दर्द है तो कैल्शियम एसिडिक देना है। नहीं, ये पहले दिन से ही देना है। अभी पहला दिन आपने चेक किया, मान लीजिए लीवर जीरो में दर्द है, आपने कैल्शियम अल्कलाइन दिया, और हो सकता है कैल्शियम अल्कलाइन देने के बाद अच्छा महसूस हुआ तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कहेंगे कि प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ रही है, मेरे को दिक्कत ज़्यादा महसूस हो रही है, तो अगले दिन फिर चेक करना है। लेकिन चेक करने के बाद रिजल्ट चाहे जो भी रहे, कल हमने कैल्शियम अल्कलाइन दिया था तो आज कैल्शियम एसिडिक दे के देखेंगे। अभी 2 दिन में अपने को पता चल जाएगा, मान लो 2 दिन में नहीं पता चला, 3 दिन में पता चला, मतलब मैक्स टू मैक्स 4 दिन में अपने को ये पता लगा लेना है कि उनको कैल्शियम अल्कलाइन देना है कि कैल्शियम एसिडिक देना है। ठीक है, तो ये देना रोज है, लेकिन पहला 4 दिन है कि आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन 4 दिन में फिक्स कर लेना है कि कौन सा देना है अपने को। तो नॉर्मल अजय नॉर्मल के बाद वो कैल्शियम एसिड या कैल्शियम अल्कलाइन वो ऐड करना है, और उसके बाद लास्ट में ऐड करना है न्यू स्टार मॉडिफाई, ओ एन एस टो फिंगर डब्ल्यू डी गॉल लीवर सब कुछ दे दीजिए, लेकिन ये लास्ट में। हाँ बता रहा हूँ, अभी तो ये ट्रीटमेंट की बात हो गई। अब फिजिकल पॉइंट में कुछ भी अदर फिजिकल पॉइंट नहीं देना है। आप बस ऑल जॉइंट घिसाई कीजिए। ऑल जॉइंट घिसाई कैसे, जैसे मान लीजिए, देखिए ऑल जॉइंट घिसाई मतलब समझ में ही आ रहा है कि सारे जॉइंट का घिसाई करना है। तो अब सारे जॉइंट मतलब क्या, बॉडी में तो बहुत सारे जॉइंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन पकड़ेंगे लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब मतलब कमर से नीचे नीचे। तो कमर से नीचे नीचे क्या है, कमर है, हिप है, घुटना है, एड़ी है, एंकल है, पंजे हैं। तो पेट के बल लिटा करके कमर से वो जो कहते करते हैं ना L5S1 घिसाई, वैसा करते 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 वो जांग से होते हुए, घुटने से होते हुए, काफ मसल से होते हुए, एड़ी से होते हुए, पंजे से होते हुए, उंगली से एकदम नीचे की तरफ ऐसा 20 बार इधर 20 बार इधर कर दीजिए। तो क्या हुआ, पैरों का ऑल जॉइंट घिसाई हो गया।
उसके बाद इस बीच में उनको कहिएगा कि आराम से नाक से सांस लो, मुंह से सांस छोड़ो। ये पैर का ऑल जॉइंट घिसाई हो गया। अभी वैसे उल्टा लेटे लेटे ही उनको कहिए कि हाथ नीचे की तरफ करो। जैसे सीधा लेट के हम लोग बाफा देते हैं ना, तो वैसे ही उल्टा लेटा देना, हाथ एकदम नीचे की तरफ, और कंधे से लेके रगड़ते, जिधर हम लोग अपर शोल्डर लोअर शोल्डर देते हैं उधर से रगड़ते रगड़ते, कंधे से होते हुए, एल्बो से होते हुए, फोर आर्म से होते हुए, कलाई से होते हुए, हथेली से होते हुए, उंगली की तरफ से, ऐसा 20 बार दोनों तरफ हाथों में कर दीजिए। और वही प्रोसेस वही रहेगा कि नाक से सांस लेना है, मुंह से सांस छोड़ना है, आराम से रिलैक्स रिलैक्स। उसके बाद जो स्पाइन है, स्पाइन हो गया, पहले सर्वाइकल का थोड़ा रबिंग कर दीजिए, हाथ से कर दीजिए, पैर से कर दीजिए, कैसे भी करिए। फिर थोरासिक रीजन आ गया, फिर लंबर का रीजन आ गया, सेक्रल रीजन जो करिएगा, इस पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लोग अक्सर पैर से करते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करिए हाथ से करने के लिए। हाथ से करेंगे तो एक क्या होता है, टच भी पेशेंट को एक अच्छा जाता है। और जब हम हाथ से करते हैं ना, तो एक्चुअल जो पॉइंट्स है वो हमें महसूस होते हैं। एक चीज़ आप लोग मानो या नहीं मानो, पैर भी महसूस करते हैं, हाथ भी महसूस करते हैं, लेकिन हमारे हाथ जितना महसूस कर सकते हैं, हमारे पैर उतना महसूस नहीं कर पाते। आज भी मैं पारखू देता हूँ। शायद इस पूरे दुनिया में 5% ऐसे न्यूरोथेरेपिस्ट होंगे जो हाथ से पारखू देते हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं आज भी पारखू हाथ से देता हूँ। क्यों? क्योंकि जब पैर एड़ी से मेरे को समझ में नहीं आता है यार कि वो फीमर के चारों तरफ पर राउंड बना या नहीं बना। हाथ से जब मैं हथेली से दबाता हूँ तो टच होता है, तो मेरे को पता चलता है कि हाँ एकदम सही पॉइंट है। प्रदीप पॉइंट है, चाहे सीधा हो चाहे उल्टा हो, लोग पैर से देते हैं। मैं आज भी प्रदीप पॉइंट हाथ से देता हूँ। क्योंकि हाथ से देता हूँ तो कहीं भी हड्डी में अगर थोड़ा सा भी किटिक कड़ा कुछ भी आवाज आएगी ना, तो मेरे को महसूस होगा, शायद पैर में नहीं महसूस हो। और ये कई अक्सर अधिकतर बार मेरे को हुआ है। तो वैसे ही ऐसा मतलब स्पाइन का जुड़ा हुआ जितना भी रबिंग है, खास करके सेक्रल का, तो ये कोशिश करिएगा हाथ से ही करने की। बस फिजिकल पॉइंट में यही देना है, और जॉइंट घिसाई। बस पेशेंट के लिए कंडीशन यही है कि आराम से लेटे रहना है, टेंशन नहीं लेना है, दुनिया जाए भाड़ में, अपने को नाक से सांस लेना है और मुंह से सांस छोड़ना है। हाँ, होता तो यही है, मतलब सब में एक साथ नहीं होता है। देना है प्रभु, पहले न्यू स्टार देना है, क्योंकि देखिए, जब काफी टाइम से यूरिक एसिड जमा है ना, तो अभी पंगा यूरिक एसिड नहीं है, अभी पहला सबसे पंगा है आरएफ फैक्टर। ये जो आरएफ फैक्टर होता है, इसको बैलेंस करना सबसे पहले जरूरी है। ये जो लास्ट में न्यू स्टार मॉडिफाइड दे रहे हैं ना, ये आरए फैक्टर को ही कंट्रोल करने के लिए। ये आरए फैक्टर जैसे जैसे कंट्रोल होगा, उसके हिसाब से यूरिक एसिड भी होगा। लेकिन हाँ, एक टाइम आ करके ना, हो सकता है 15 दिन, 20 दिन या 25 दिन के बाद एक बार ऐसा समय आएगा कि ये ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, पहले तो 10-12 दिन बहुत अच्छा, एकदम बहुत मजा आ गया, जो 11% था वो 21% हो गया। लेकिन फिर 20-25 दिन होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि 4-5 दिन से दे रहे हैं, लेकिन उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। उस समय समझ जाइए कि अब आरए फैक्टर बैलेंस में आ गया है। अब हमें यूरिक एसिड के ऊपर काम करना है। तो फिर न्यू स्टार मॉडिफाइड के बाद में हम लोग यूरिक एसिड का फॉर्मूला उसमें ऐड करेंगे, अभी नहीं करना। अभी देखो, एक बेचारा वो ऑर्गन पहले से ही वो लफड़े में है, पंगे में है, वो बेचारा तो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर इतना एक बार लोड दे देंगे कि जल्दी से पढ़ो इंजीनियर बनना है, तो वो और टेंशन में आ जाएगा। उसको आराम से काम लेना है। गुरुजी एक बात कहते थे कि हमेशा हमें शुरुआत माइल्ड तरीके से करना चाहिए। अपने पास तो ब्रह्मास्त्र भी है, कौन आ जाएगा सामने। लेकिन हाँ, ये थोड़े है कि लड़ाई प्रारंभ हुआ, महाभारत के पहले दिन ही ब्रह्मास्त्र चला दिया रहते वो अर्जुन जी ने और कर्ण ने, तो फिर पहले दिन ही कहानी निपट गई होती। तो वैसा नहीं है, ब्रह्मास्त्र तो चलाना है, लेकिन प्रारंभ हमेशा अपनी तरफ से माइल्ड रूप में करना है। ये चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा।
हम्म। हाँ तो ठीक है। उस एक बात, एक सिंपल सी बात बताता हूँ। ये कई बार मैं, मेरे को लगता है मैंने पचासों बार ये बात बताया है कि देखो, गर्मी में अल्कलाइन बढ़ता है, ठंड में एसिड बढ़ता है। आप देखोगे ठंड के मौसम में घुटना का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का ये दर्द वाला सब बढ़ जाता है। और पेट का बीमारी है ना, वो मस्त रहता है, कितना भी खा लेगा पचा लेगा। और गर्मी का दिन आते आते तक ठीक उल्टा हो जाता है, अल्कलाइन बढ़ जाता है। ये घुटना दर्द, कमर दर्द वाला सब एकदम बल्ले बल्ले हो जाता है। जिसका पेट का है ना, वो वो दाल बाटी चूरमा खाने के पहले 3 बार सोचेगा कि हे प्रभु, खाऊं कि नहीं खाऊं, कल सुबह क्या होगा। तो ये देखो, एसिड अल्कलाइन है कि ठंड के कारण एसिड बढ़ता है, गर्मी के कारण अल्कलाइन बढ़ता है। अभी गर्मी का मौसम है तो क्यों कहते हैं आम पन्ना पियो, नींबू पानी पियो, मतलब एसिड को पियो, क्योंकि अल्कलाइन बढ़ा हुआ है, उसको बैलेंस करना है। तो अब जाहिर बात है, ऐसा सुनिए सुनिए, ऐसा टाइम पे अगर कोई भी ऐसा चीज जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कूल डाउन इफेक्ट लेके आता है, तो वो जाहिर बात है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी ना किसी एसिड को बढ़ाएगा। अगर मैंने नींबू पानी पी लिया तो क्या होगा, या तो पेट के हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बढ़ाएगा, और अगर मैंने पेट पेट की ऐसी तैसी कर रखी है तो स्टमक में से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाके लीवर में चला जाएगा, और फिर जाकर के कार्बोनिक एसिड बनाएगा। अब बेचारा फेफड़ा कोशिश करेगा उसको बाहर निकालने के लिए, कितना निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता है। तो ऐसी चीजें हैं। तो देखिए, कोई भी चीज जो बॉडी टेम्परेचर को लोअर साइड में लाने का काम करती है, उस उससे उनको नुकसान तो होगा। बट हाँ, कुछ चीजें ऐसी है जो ऐसे कूलेंट है जो ऑयली हैं, उससे उनको फायदा मिलेगा। अभी ऐसा कौन सा कूलेंट है जो ऑयली है? तो जैसे आप तो अनिल जी मथुरा के पड़ोसी हैं, तो आपको पता होगा उधर जैसे ठंडाई बनाते हैं ना, तो उसमें क्या है, बादाम है, काजू है, कुछ पिस्ता वगैरह है, अखरोट है, वो खसखस है, वो सबको एक साथ कूटते हैं और उसके बाद उसको पीस करके और वो दूध मिला करके ठंडाई बनाते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें भी खसखस है, ठंडा है, लेकिन बाकी जो 3 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके जो ऑयल्स है ना, वो उस ठंड को एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे, उसके पहले उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो वैसी चीजें ले सकते हैं। लेकिन वही मथुरा की बात बता रहा हूँ, मैं गया था जब, अभी 1 1.5 साल पहले, तो उधर एक पंडित जी है, वो ठंडाई पिलाते हैं तो उसमें वो भांग भी मिलाते हैं। तो चलो, भांग तो लोग पीते हैं, चलो नशे के लिए, वो अलग बात है। लेकिन अगर एसिड अल्कलाइन की बात करें तो भांग भी एक बहुत ठंडी चीज है। तो अगर उस मान लो ठंडाई तो बनी है, एक तो खसखस है, तो चलो जो ऑयल्स है वो उसकी ठंड को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर उसमें भांग मिलाई हुई है तो भैया उसको कंट्रोल कर पाए कि ना कर पाए। लेकिन हाँ, कहने का मतलब है कि घर पे अगर जो भी ड्राई फ्रूट्स है उसकी ठंडाई बनाइए, उसमें भले थोड़ा सा खसखस मिला दीजिए, ठीक है, मीठे के लिए खजूर मिला दीजिए, ठीक है, या गुड़ मिला दीजिए, वो दे सकते हैं। नेचुरल फ्रूट्स में अगर बात करें तो देखिए, तरबूज वैसे तो एसिडिक है नहीं, लेकिन हाँ, तरबूज में पानी का मात्रा ज़्यादा होता है। वैसे तो पानी का मात्रा ज़्यादा है तो अल्कलाइन है, लेकिन गर्मी के दिन में जैसे बाजार से लेकर के आए और पानी में बाल्टी में डाल के रख दिए, फिर काट के खा रहे, तो ठीक है, फिर कोई पंगा नहीं है।
लेकिन बाजार से लेकर के आए, धो करके उसके बाद फ्रिज में रख दिए। दोपहर में 12 बजे, शाम को 4 बजे उसको निकाले और उसको काट करके उसको खा रहे हैं। तो फिर उसका पानी उनी तो भूल जाओ, उसके अंदर अब ठंडा इफेक्ट आ गया, वो चिल्ड हो गया, ठंडा हो गया, मतलब एसिडिक हो गया। तो वैसी चीजें खाएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। ठीक है। हाँ, तो क्यों खाना है नींबू? ये नींबू तो मैंने अपने लिए बताया है या बाकी लोगों के लिए बताया? अब जिनको ऑलरेडी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है यार, उनको क्यों खाना है नींबू? उनको क्यों खाना है, क्यों पीना है मौसम्बी का जूस? हाँ ठीक है, अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम, सुनिए सुनिए, डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है तो बिना बर्फ के गन्ने का जूस पी लें, वो ज्यादा अच्छा है। बिना बर्फ का, फिर बर्फ आ जाएगा तो फिर वही ठंडी वाली बात, एसिडिक वाली बात हो जाएगी। हाँ, चिपचिपी जो चीजें हैं, जो चिपचिप होती हैं वैसी चीजों से दूर रहें तो बहुत अच्छा है। और सिर्फ अनिल जी वायुवादी वाली चीजें नहीं, मैं तो कहता हूँ ना कि जो भी चीज इनको खाना है ना, इनको कहिए कि जो भी चीज आपको खाना है सब कुछ खा सकते हैं, कोई भी चीज आपके लिए मना नहीं है, सब कुछ खाओ। लेकिन सब कुछ खाओ, वही चीज खाओ जो आपके आंख के सामने बनी हो। अगर चपाती खा रहे हो, आप चपाती, आपको आलू के पनीर के पराठे खाने हैं घी लगा करके खाओ, लेकिन आपके आंख के सामने बने हो वो पराठे भी और वो घी भी, तो ठीक है। ऐसा नहीं कि पतंजलि का घी लेकर के आए और पराठे घर पे बना लिए, वैसा नहीं, घी भी घर का। जो भी आंख के सामने बन रहा है वो सब कुछ वो खा सकते हैं। अगर उनके घर पे आम का पेड़ है और आम पक के गिर गिर गया और उसको खा लेते तो हम तो सोचेंगे अरे यार ये तो मीठा हो गया था, इसमें फ्रुक्टोज हो गया हो, फ्रुक्टोज है जो पहले एसिडिक था, एसिटिक अल्कोहल था, जो खट्टा था बहुत तेज वाला। तो ये तो एसिडिक हो गया, इससे यूरिक एसिड बनेगा नहीं, वो पेड़ से पक के टपका है ना, वो खा लेंगे कोई पर। लेकिन हाँ, बाजार से जो लेके आ रहे हो पता नहीं वो कच्चा में तोड़ करके रख के उसमें क्या क्या डाल करके उसको पका के लेके आएंगे, तो जो भी इनकी आंख के सामने है वो हर चीज वो खा सकते हैं। बस ये चीज ध्यान है। हम्म। तो ये तो अच्छी बात। हाँ सुनो, उसमें उसमें मैंने आज अभी डाला भी है। आज इंस्टाग्राम पे भी मैंने डाला है, बाकी जगह पे नहीं डाला है। आपने जो भेजा था ना बहुत अच्छा। और ये सही में मैं एक बात कहें, कुछ ना कुछ हर बार राम सेना में कहीं ना कहीं जामवंत होते हैं, जो हर बार हनुमान को कुछ ना कुछ याद दिलाते रहते हैं। तो ये सही में मेरे को ध्यान पे नहीं था, लेकिन आपने कहा ना तो मैं 1 से 2 दिन के अंदर, सबसे पहला मैंने आज भेजा इंस्टाग्राम पे, अभी कल सुबह तक सब जगह मैं फॉरवर्ड करूंगा। सीबीसी जो होता है ना, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट जो होता है, जिसमें इरेथ्रोसाइट लाल वाला सब होता है, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, एमसीवी, एमएचसी, ऐसा ऐसा, आरडीडब्ल्यू, मतलब रेड वाला होता है। फिर लिम्फोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, लिम्फोसाइट, स्नोफिल, बेसोफिल। फिर उसके बाद प्लेटलेट्स वाला होता है। तो इसके ऊपर एक सेशन शुरू करेंगे। लेकिन हाँ, वैसे सेशन पहले भी मैंने कराया कि सीबीसी टेस्ट है पूरा एक ही बार में, मतलब 40 मिनट के एक सेशन में या 20 मिनट के सेशन में पूरा सीबीसी मैंने समझा दिया। वैसा नहीं करेंगे इस बार, जब ये सेशन करना अगला 6 महीने तक, दिसंबर तक, हर हफ्ते एक दिन हम लोग संडे को, भले 2 घंटे क्यों ना लगे, इस टॉपिक के ऊपर हम लोग लेकर के चर्चा करेंगे। तो मैंने सोचा है कि जैसे सीबीसी रिपोर्ट है, इसमें 3 चीजें होती है। पहला हो गया इरिथ्रोसाइट, मतलब लाल वाली जो चीजें होती है, दूसरा हो गया लिम्फोसाइट, मतलब जो सफेद वाली चीजें हैं, और तीसरा वो प्लेटलेट वाली। हाँ, वही बता रहा हूँ, तो 3 बार तो क्लास हो चुकी है। लेकिन वही मैं सोच रहा हूँ कि जैसे इसको एक बार में, जैसे हमने 40 मिनट का क्लास ले लिया, उसमें ठीक है बता दिया मैंने कि नॉर्मल रेंज इतना होना चाहिए,
और इससे ज़्यादा है तो गड़बड़ है, इससे कम है तो गड़बड़ है, और किन किन कारणों से ये होता है। बट बाद में ये चीज़ जब आपने भेजा, उसके कुछ दिन पहले से मैं ये देख रहा था कि वे जितना आसान हम लोग समझते उतना आसान हर चीज़ है नहीं। तो फिर मेरे को लगा कि मेरे को एक संडे कम से कम 2 घंटा लग जाएगा इरेथ्रोसाइट समझाने में, मतलब लाल वाला जो होता है हीमोग्लोबिन, आरबीसी, ये सब उसमें 6-7 जो आते हैं लाल वाले में, इरेथ्रोसाइट में। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो 1 महीना टाइम रखते हैं ब्लड रिपोर्ट का सीबीसी समझने में। बेसिक यही है, ये समझ जाएंगे तो उसके बाद एलएफटी समझने में एक एक संडे लगेगा, केएफटी समझने में एक संडे लगेगा। ऐसा ऐसा मेनली हमारे पास आने वाले 4 तरह के ब्लड रिपोर्ट है। एक ओनली एक, और एक यूरिन रिपोर्ट है। कभी कभार स्टूल रिपोर्ट आता है, कभी सीमेंट रिपोर्ट आता है, ये सब कभी कभी है। और उसके बाद जो प्लेटिक रिपोर्ट है, प्लेटिक रिपोर्ट मतलब एक्सरे हो गया, अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया, सीटी स्कैन हो गया। हाँ, एमआरआई एक ऐसा विषय है जिसमें अकेले 2 महीना लगेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अक्टूबर तक ये बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ले, ताकि लास्ट के 2 महीने एमआरआई के ऊपर हम लोग दे सकें। तो इसके ऊपर अभी जल्दी, मतलब मैं कहता हूँ कि 9 तारीख को मान लो भारत सरकार का गठन हो जाएगा। मतलब 10, 11, 12 जो भी अगला संडे आएगा, उस संडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे। ओहो हो, चलिए ठीक है। मैं सोच रहा हूँ ना कि 2 ढाई महीने का है, एकदम टाइम निपटा करके एकदम ककड़ुमा आ जाऊं आपके पास। 2 ढाई महीने आपके पास ही रहता हूँ। अच्छा, सही में आप देखो, पैर से पारखू देना और हाथ से देना, पैर से तो ठीक है अधिकतर लोग देते हैं, लेकिन सही में हाथ से पारखू देने के बाद खुद को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो एड़ी से देने के बाद नहीं मिलता है। हम ठीक है पैर से, हाँ,